नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। चुनावी साल में एनडीए क्या अस्वस्थ हो गया है? क्या चुनाव के समय को लेकर बिहार की सियासत नई करवट बदलने को बेताब है या फिर सीटों के समीकरण को लेकर प्रेशर गेम? बात चाहे जो हो, विपक्ष के सुर में एलजेपी ने सुर मिलाकर सत्ताधारी गठजोड़ को सिरदर्द जरूर दे दिया है। देख सकते हैं बिहार में किस स्तर से ये बढ़ता जा रहा है और इस महामारी में चुनाव में झोंकना नागरिक को, ये हमें नहीं लगता ये ठीक है। गुरुवार को आया ये वो बयान है जिसने बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाने को लेकर सत्ता पक्ष में घमासान मचा दिया है। एनडीए की सहयोगी एलजेपी कोरोना का हवाला देकर चुनाव टालना चाहती है, तो जेडीयू के साथ ही बीजेपी समय से चुनाव कराए जाने के पक्ष में है। हम चाहते हैं विकास के लिए, सुशासन के लिए और राज्य को राष्ट्रीय मानचित्र पर सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए चुनाव समय पर हो यह आवश्यक है और हम चुनाव समय पर कराए जाने के पक्ष में हैं। समय से चुनाव हो तो विकास की गति बनी रहती है। अगर चुनाव में विलंब होता है तो विकास कार्य बाधित होता है। एनडीए के भीतर चुनाव को लेकर मचे घमासान पर विपक्षी पार्टियां चुटकी ले रही हैं। राजद ने जहां लोजपा के स्टैंड के पीछे बीजेपी की साजिश होने की बात कही है, तो वहीं कांग्रेस भी लोजपा की मांग का साथ दे रही है। बीजेपी एलजेपी के माध्यम से, श्री चिराग पासवान जी के माध्यम से नीतीश कुमार जी पर प्रेशर बना रही है और जो एनडीए का गड़बड़ चाला है वो जगजाहिर हो चुका है। एनडीए में भारी बवंडर होने वाला है और एनडीए ताश की पत्ते की तरह ढह जाएगी। तो मैं समझता हूँ एलजेपी के सुझाव को एनडीए के नेताओं को ही पहले अपने घर को ठीक करें, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि एक साथ मिलकर एक गठबंधन में हैं, फिर अलग अलग बयान दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि बिहार की परिस्थितियां अभी चुनाव के लायक बिल्कुल ही नहीं है। वैसे ये तो जगजाहिर है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। चिराग अपनी पार्टी को नए गठबंधन से लेकर अकेले चुनाव लड़ने तक के लिए तैयार रहने को भी कह चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जोड़ी बन सकती है? क्योंकि चुनाव कराए जाने को लेकर कम से कम दोनों के सुर एक हैं। हालांकि सियासत में संभावनाएं खत्म नहीं होती, लेकिन एलजेपी के रुख ने फिलहाल बीजेपी और जेडीयू को बेचैन जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर आरजेडी ने लालू राग छेड़ दिया है। तेजस्वी के लालू के बाहर आने की बात करने के बाद बिहार की सियासत में सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी को खुद के चेहरे पर भरोसा नहीं? संभावनाएं व्यक्त की गई है और जो उनका समय सीमा है बेल का वो पूरा हो रहा है। इसलिए हम लोग कयास लगा रहे हैं कि अक्टूबर तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जमानत पर बाहर आएंगे, यही कयास हम लोग लगाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी लालू के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहा है। कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों को तेजस्वी विश्वास दिलाने में लगे हैं कि लालू यादव चुनाव से पहले अक्टूबर तक बाहर आ जाएंगे। वहीं सहयोगी कांग्रेस भी लालू कार्ड को फायदेमंद मानती है। हमारे विरोधियों को, एनडीए के लोगों को पता है कि लालू प्रसाद जी से मुकाबला ये नहीं कर सकते, राजनीतिक लड़ाई लालू प्रसाद जी से ये नहीं जीत सकते हैं। तो इनका जो साजिश और षड्यंत्र है उसके तहत लालू प्रसाद जी जेल में है, लेकिन वहाँ तो जेल में रहते हुए भी झारखंड में एनडीए का, बीजेपी का सफाया कर दिया। अब बिहार की भी बारी है। तो ये हम सबों की शुभकामना है कि लालू प्रसाद यादव जी बाहर आए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया की बात है। लेकिन निश्चित तौर पे सब जानता है कि बिहार में जो एक बड़े नेता हैं उसमें लालू प्रसाद यादव जी एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है। उसी नाम से तो नीतीश कुमार जी अभी तक भयभीत हैं, उसी नाम से तो अभी तक भयभीत हैं भारतीय जनता पार्टी। तो नो डाउट इसमें कि तेजस्वी यादव जी से बड़ा नाम लालू प्रसाद यादव जी का है और लालू प्रसाद यादव के नाम के साथ ही जुड़ा है तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम। वहीं तेजस्वी के लालू राग को जेडीयू मजबूरी मानता है, मजबूरी आरजेडी के कुनबे को बचाने की। देखिए सही बात है, जनता ने तेजस्वी यादव को नकार दिया, महागठबंधन के साथ ही आंख दिखा रहे हैं, पार्टी एक बड़े विभाजन की ओर बढ़ रही है। तेजस्वी यादव को
अब खुद पर भी भरोसा नहीं है और इसीलिए कहीं ना कहीं वो एक लालू यादव जी के नाम के जरिए लोगों के अंदर भरोसा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजद खत्म होने वाला दल नहीं है। लालू प्रसाद अक्टूबर में बाहर आते हैं या नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन इतना साफ है कि तेजस्वी को अपनी राजनीति के लिए आज भी लालू नाम ही एकमात्र सहारा है। रवेश नारायण, न्यूज़ 18, पटना। और बात सियासत की ही, लेकिन उस बिहारी बेटी से जुड़ी हुई जिसने अपनी धमक से नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। नक्शा विवाद में नेपाल की जिस सांसद सरिता गिरी ने भारत का साथ दिया, वो मूल रूप से गोपालगंज की रहने वाली हैं, जो शायद कम लोगों को ही पता हो। वैसे भारत का साथ देने पर सरिता भले ही अपने पद से बर्खास्त कर दी गई हो, लेकिन अपनी सूझबूझ और कुशलता ने उन्हें दोनों ही देशों में लोकप्रिय बना दिया है। सरिता गिरी, वो नाम जिसने नेपाल की राजनीति में भूचाल ला दिया। आज की तारीख में भले ही सरिता के नेपाली संसद की सदस्यता रद्द हो गई हो, लेकिन बिहार के लोगों को इसका कोई अफसोस नहीं। जानते हैं क्यों? तो जान लीजिए। सरिता गिरी मूल रूप से बिहार की बेटी हैं और गोपालगंज जिले की रहने वाली हैं। गोपालगंज सदर प्रखंड के मानिकपुर गांव की रहने वाली हैं सरिता गिरी। जन्म ननिहाल में लहान के पास खरीका गांव में हुआ। सरिता के दादा जलेश्वर गिरी गोपालगंज के कद्दावर कांग्रेस नेता थे। 1979 में नेपाली नागरिक लक्ष्मण गिरी के साथ सरिता की शादी हुई। मधेशी समुदाय के समर्थन में 1990 से वे राजनीति में वहां सक्रिय हैं। नेपाल की सोशलिस्ट पार्टी की सांसद बनी, फिलहाल सदस्यता रद्द है। हाल ही में भारत के साथ नक्शा विवाद में नेपाली सरकार की आलोचना और विरोध का खामियाजा सरिता गिरी को उठाना पड़ा और 9 जुलाई को नेपाली संसद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि गोपालगंज में रह रहे उनके परिजनों को इस बात का कोई मलाल नहीं, क्योंकि सरिता ने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। भारत की बेटी है और भारत के अधिकार के लिए नेपाल के संसद में उसने आवाज उठाई। इस बात का हम सभी ग्रामीणवासी, उसके खानदान के लोग, उसके परिवार के लोग सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके सदस्यता चले जाने से हमें बहुत दुख है, परंतु गर्व इस बात की है कि वो भारत का साथ देकर हमें गौरवान्वित की। नक्शा विवाद में भारत का समर्थन करने वाली सरिता नेपाली सांसद पद से बर्खास्त कर दी गई, लेकिन गोपालगंज के मानिकपुर गांव के रहने वाले मानते हैं कि सरिता ने नेपाल में खुद के दम पर अपनी पहचान बनाई है और वहां की सियासत में उनका भविष्य सुरक्षित है। रोटी बेटी का जो संबंध है वहां से नेपाल के साथ, उस संबंधों को आज इस मुकाम तक दिखाने के लिए समाज में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, भारत के साथ हम लोगों का जो रिश्ता है वो हजारों साल पुराना है और उस रिश्ते को हम कभी भी नहीं जाने देंगे, कभी भी नहीं मिटने देंगे, चाहे ओली की सरकार है या किसी दूसरे की सरकार है। भारत की 130 करोड़ जनता सरिता गिरी के साथ है और नेपाल का उसमें दाल गलने वाला नहीं है। उनकी सहायता चलने जाने के लिए हम लोग बहुत दुखी है, हम उन लोग के साथ हैं। ये भी जान लीजिए कि ये विवाद है क्या। 8 मई को लिपुलेख से धाराचूला तक बनी सड़क का उद्घाटन हुआ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया। 18 मई को नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया। भारत के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल ने अपना हिस्सा बताया। तभी सरिता ने नेपाली संविधान में किए गए संशोधन का विरोध किया। गोपालगंज की बेटी सरिता गिरी के सियासी कदम ने उन्हें नेपाल से लेकर भारत तक में लोकप्रिय बना दिया है। भले ही चीन के दबाव में नेपाल सरकार भारत के खिलाफ कदम उठा रहा हो, लेकिन बिहार की इस बेटी की चाल नेपाल की सियासी बिसात पर भारी पड़ती दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वही भारत के साथ जारी नक्शा विवाद के बीच नेपाल की ओर से वहां भारतीय न्यूज चैनल्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका कड़ा विरोध हो रहा है। बिहार के लोगों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। आखिर विवाद क्यों है, देखिए रिपोर्ट।
भारत के साथ सीमा विवाद पर जारी तनातनी के बीच नेपाल के केबल ऑपरेटर संघ ने सभी भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम भारतीय समाचार चैनल द्वारा नेपाल के कवरेज को लेकर ऑनलाइन स्तर पर हुई भारी आलोचना के मद्देनजर लिया गया। आरोप है कि भारतीय कवरेज में नेपाली नेतृत्व की खराब छवि पेश की गई थी। दूरदर्शन को छोड़कर भारत के सभी प्राइवेट चैनलों पर नेपाल में रोक लगा दी गई है। ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद चल रहा है। जाहिर तौर पर इसका हर तरफ विरोध हो रहा है। सीमावर्ती इलाके रक्सौल में नेपाल सरकार की लोगों ने कड़ी आलोचना की है। भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगाने को सरासर गलत माना जा रहा है। 40 लाख लोग भारतवर्ष में अलग अलग कामों पर लगे हुए हैं। उनके परिवार वाले लोगों को भारत का समाचार जानना जरूरी होता है। ऐसी परिस्थिति में नेपाल में भारतीय चैनलों का बंद करना, टीवी प्रसारण रोकना एक तरफा कार्रवाई है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। इधर नेपाल में तमाम भारतीय चैनलों को बैन करने के फैसले पर मधुबनी के लोगों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जयनगर के लोगों ने इसके लिए नेपाल के केबल ऑपरेटर्स को जिम्मेदार ठहराया है। संबंध खराब ही होंगे, ठीक है। हमें संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और भारतीय चैनलों पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस लिया जाना चाहिए। कुछ ऐसी ही स्थिति सीतामढ़ी में भी है और लोग नेपाल सरकार के इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। हमारे यहाँ भारत को बेटी रोटी का संबंध है। हमारे यहाँ के संबंध नेपाल में होते हैं, नेपाल के यहाँ के संबंध मेरे यहाँ होते हैं और बहुत मधुर संबंध है हमारे यहाँ का रहा है। लेकिन ये अभी जो चाइना के द्वारा जो नेपाल के द्वारा जो किया जा रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। तो वहीं सीमांचल में भी लोग ऐसे प्रतिबंध की जमकर खिलाफत कर रहे हैं। पूर्णिया के बुद्धिजीवी इसके पीछे चीन का हाथ होने की बात मानते हैं। भारतीय वहाँ के जो लोग हैं वहाँ भी तो तटस्थ है ना, इसी वजह से ये जो न्यूज़ देखता है तो इसकी विरोध करने लगा, जो चाइना नहीं। बात चाहे जो भी हो, मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगना कहीं भी उचित नहीं। वैसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के नक्शे कदम पर चलते जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन ने भी भारतीय न्यूज चैनलों के प्रसारण पर अपने देश में रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात कोरोना की। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के मामले डरा रहे हैं, मगर बड़े से लेकर छोटे स्तर तक में लापरवाही या फिर महज खानापूर्ति दिख रही है। मुख्य सचिवालय से लेकर सदर अस्पताल तक के हालात अच्छे नहीं हैं। कोरोना ने बिहार के ताकतवर दफ्तर मुख्य सचिवालय तक में अपनी हाजिरी दर्ज करा दी है। उप मुख्यमंत्री के 4 स्टाफ कोरोना संक्रमित हैं। सैनिटाइजेशन भी किया गया था। मुख्य सचिवालय के इस बिल्डिंग में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारियों का दफ्तर है। वहां पर कोरोना को लेकर कितनी गंभीरता है, इसकी बानगी देखकर हैरानी हुई। आप मेरा स्क्रीनिंग करेंगे, देखिए कितना टेम्परेचर आ रहा है। आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर 88.3 यानी कि 88.3 जो है मेरा बॉडी का टेम्परेचर है। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कम से कम 96-97 होना चाहिए, यानी कि ये खराब है। तो ये क्यों इस तरह से बता रहा है? खराब है क्या? जी नहीं, खराब तो नहीं है सर। क्यों कम बता रहा है? फिर से एक बार कीजिए, आप फिर से एक बार। अब कितना आ रहा है? तो 88 ही क्यों आ रहा है? आप दूसरे आदमी पर एक बार इन पर कीजिएगा, आप इन पे कीजिए, एक बार इधर कीजिए, इन पे करिए आप। अभी 88 आ रहा है। क्या है, मशीन गड़बड़ है क्या? ये लग रहा है सुबह भी तो ठीक था, वैसा लग रहा है, मतलब बैटरी वगैरह हो सकता है। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? आप लोग बताएं कि खराब है मशीन? नहीं, अभी तो चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये व्यवस्था है, मुख्य सचिवालय है ये, जहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है, मुख्य सचिव यहाँ बैठते हैं, और यहीं पर उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज भी यहाँ पर मिले हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है वो कैसी है, क्योंकि जो थर्मल स्क्रीनिंग की मशीन है यहाँ, वो आपने देखा कि खराब है। वो इतने महत्वपूर्ण कार्यालय में भी कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है।
पटना से बाहर के हालात भी कोरोना को लेकर जुदा नहीं हैं। आरा में हुई मूसलाधार बारिश के बीच सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए कोरोना जांच केंद्र में रखे कई कोरोना के स्वैब सैंपल अस्पताल परिसर में हुए जल जमाव से पानी में बह गए। आनन फानन में सभी सैंपल को पानी से निकाला गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछले 4 महीना से राज्य कोरोना के संकट से जूझ रहा है और 4 महीने में कहीं ऐसी शिकायत तो नहीं मिली है, मिलती तो आप लोग जरूर दिखाते। तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से 4 महीना कोरोना के संकट के समय में हमने राज्य की जनता की सेवा की है, आगे के लिए भी हमने ऐसी ही तैयारी करके रखी हुई है। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दर्जन भर से ज्यादा जिलों में दोबारा लॉकडाउन है। ऐसे में अस्पताल से लेकर दफ्तर तक में लापरवाही भारी पड़ सकती है। पटना से साकेत कुमार और रजनीश कुमार के साथ आरा से कुमार हिमांशु की रिपोर्ट। गया में भी कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोतवाली थाना और पुलिस लाइन के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी और ईवीएम की चेकिंग करने आए इंजीनियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कार्यालय में सतर्कता बढ़ा दी गई है। डीएम ने सभी कर्मचारियों को मास्क और ग्लव्स लगाने के निर्देश दिए हैं। गया में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय के कई कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं ट्रूनेट सिस्टम से। जो यहाँ ईवीएम की जांच के लिए आए थे, जो एफएलसी कराने के लिए आए थे, जो इंजीनियर बाहर से, वो और कई कर्मी यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। जो पॉजिटिव पाए गए हैं उन्हें तत्काल क्वारंटीन रहने के लिए कहा गया है और जो बाकी कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया है। डीएम ने खुद यहाँ का निरीक्षण किया है और कई तरह के आदेश दिए हैं। डीएम ने कहा कि जो भी यहाँ कर्मी काम करेंगे उनके लिए मास्क जरूरी है और हाथ में दस्ताना लगाना भी ज़रूरी है और इसे हर दिन सैनिटाइज भी किया जाएगा ताकि किसी तरह का ये जो संक्रमण है आगे ना बढ़े। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और बिहार में शुक्रवार को एक बार फिर आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला। अररिया में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा रानीगंज, भरगामा और पलासी प्रखंडों में हुआ। पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की तैयारी में आपदा प्रबंधन विभाग जुटा हुआ है और स्थानीय प्रशासन से जानकारी जुटाई जा रही है। भरगामा में 1 केस, रानीगंज में 3 केस और पलासी ब्लॉक में 1 केस थंडरिंग से डेथ हुआ है और इस पे हम लोगों ने अंचलाधिकारी को तुरंत पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा है ताकि उनको सहायता अनुदान का भुगतान किया जा सके। किशनगंज में भी भारी बारिश और बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। टेढ़ागाछ, वेणुगढ़ और बहादुरगंज प्रखंड में एक शख्स की जान चली गई। जिले में बीते 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे जानमाल की क्षति हुई है। खबर अरवल से, यहां पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने लाखों रुपए की कीमत की विदेशी शराब जब्त की है। नशे के कारोबार का खुलासा जिला मुख्यालय से सटे रेड लाइट एरिया से हुआ। पुलिस की माने तो शराब की इतनी बड़ी खेप को राजधानी पटना ले जाने की योजना थी, लेकिन समय रहते शराब की खेप पकड़ ली गई। हालांकि रेड के दौरान गाड़ी का चालक और खलासी भागने में सफल रहा। सुपौल में 3 दिनों के लिए जारी लॉकडाउन के बीच अपराधियों ने लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से 5,91,000 रुपए लूट लिए। घटना सदर थाना के भिलाई के पास की है, जहां चकमा देकर एजेंट से पैसे लूट के दौरान एक शख्स ने साहस दिखाते हुए अपराधी को रोकने की कोशिश की तो उसने उस शख्स को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। वो लड़का को हम देखे वो बैरियर के पास से, जो कि वो जो है अनट्रेन जैसे गाड़ी चला रहा था, तो हम जो है उसको साइड करके आगे निकल गए। यहाँ आए तो जो है तो आगे में मुझे कुछ मिला तो हम गाड़ी स्लो किए, हटा के बैग पकड़ लिया, बैग लो। हम जो है तो गाड़ी को गिराए, भाग गए, वहाँ पर जो है तो गोली चला दिया हवा में। अच्छा। मेरा तो हालत खराब हो गया। तब जो है तो हम अपने आप को गिर गए। यहाँ पर कमर पे बांधने वाला होता है ना, वो बांधे हुए थे, उससे नहीं खींचा गया। तब मेरे कमर पे लाद दिया, ऐसे करके तोड़ दिया उसको, तब लेके चला गया। तब फिर एक फायरिंग किया, तब आगे से एक भैया आ रहे थे, वो रोकने की कोशिश की, उसको चला दिया गोली। कटिहार के आवर ने बंधक से बदमाशों ने 2 लाख रुपए रंगदारी की मांग की है और पैसे नहीं देने पर जान से मारने और बच्चों को किडनैप करने तक की धमकी दी है।
रजिस्ट्रार ने मामले में मिर्चाईबाड़ी के एक शख्स से विपिन किशोर तिवारी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस से अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित रजिस्ट्रार की माने तो आरोपी कुछ दिनों से एक जमीन की वैल्यू कम कराने का उन पर दबाव डाल रहा था और जब उन्होंने इनकार किया तो फिर रंगदारी और धमकी दी गई। यही ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर परिवाद भी दायर करवा दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उन्होंने उस रजिस्ट्री में वैल्यू कम करके रजिस्ट्री करने के लिए मुझे कहा था, जिसके लिए मैंने सीधा इनकार कर दिया। फलतः उन्होंने मुझे भविष्य में अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए वो कार्यालय से चले गए। हाँ, कटिहार के जो अवर निबंधक है, रजिस्ट्रार है, उनके द्वारा एक आवेदन सहायक थाना कटिहार को दिया गया है। ये संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और दर्ज कर जो है उसकी अनुसंधान की जा रही है। हम लोग देख रहे हैं उनके द्वारा जो आरोप रंगदारी मांगने संबंधी किया गया है, जो बीके तिवारी है, तो हम लोग अनुसंधान करेंगे और यदि उनका जेन्युइन होगा तो संबंध में उचित हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए आम लोगों ने जिले में 1-2 हफ्ते के पूर्ण लॉकडाउन की मांग प्रशासन से की है। जिले में फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 600 के पार हो गई है। कई इलाके कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। ऐसे में व्यवसायी से लेकर हर क्षेत्र के लोगों ने इस बात की मांग की है कि संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए फिर से लॉकडाउन कर दिया जाए। वैसे फिलहाल प्रशासन ने सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है, लेकिन जनता इससे संतुष्ट नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हर हाल में 7 दिन से 14 दिन कम से कम मुजफ्फरपुर में अब लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना योद्धा थे, सरकारी मुलाजिम थे, पुलिसकर्मी थे, सभी लोग, व्यवसायी जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, वो सारे लोग संक्रमित होने लगे। इस समय खोलने की मांग की थी, अभी हम लोगों ने बंद का मांग किया है। 2 दिन की बंदी एक बार जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया है। हम लोगों ने ये भी डिमांड किया था कि इस चेन को तोड़ने के लिए अगर 1 वीक का लगातार अगर 1 वीक अगर बंद रहे तो ये ज़्यादा सार्थक होगा, लेकिन उन्होंने एक बार पहल करके 2 दिन का जो है वीक में 2 दिन की बंदी की और समय सीमा को 10 से लेकर 10 से 5 तक किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।